हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इन्फॉर्मेशन विद वीरेंद्र यूट्यूब चैनल में। तो बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट पर। कहाँ भैया? 1833 के चार्टर एक्ट पर। 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। तो देखिए दोस्तों, आप लोग देखते आ रहे थे कि भाई आप लोगों ने 1773 में एक बात देखी होगी कि भैया यहां से कहीं ना कहीं केंद्रीकरण की शुरुआत हो रही है। और ये केंद्रीकरण की शुरुआत पूरी तरीका से कहां हो जाएगी, मतलब पूरी तरीका से केंद्रीकरण कहां हो जाएगा? 1833 में जाकर के। मतलब भैया केंद्रीकरण जो किया गया था, बंगाल जो था, बंगाल के जो गवर्नर जनरल था, इसके अधीन किया गया था। किसको? बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर और भैया मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया था। मतलब कहीं ना कहीं केंद्रीकरण किया गया था। देखिए दोस्तों, केंद्रीकरण का मतलब होता है, देखिए ये समाज है, मान चलिए ये समाज है। समाज में भैया शक्ति बिखरी हुई है। क्या है? समाज में शक्तियां बिखरी हुई हैं। यदि इन शक्तियों को दोस्तों, यदि एक जगह केंद्रित कर दिया जाए, इन शक्तियों को एक जगह केंद्रित कर दिया जाए एक बिंदु में, तो क्या हो जाएगा? ये शक्तियों का केंद्रीकरण। जैसे दोस्तों आज आप लोग देखते हैं कि भाई धन के केंद्रीकरण पर निषेध। अच्छा, कोई बताना चाहेगा बच्चा? अगर कोई जानता है, पहले पढ़ा हुआ है, तो मुझे ये बता दे कि धन के केंद्रीकरण का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों धन के केंद्रीकरण का निषेध देखना है या भैया अभी देखना आपको कि धन किस प्रकार से एक तरफ जा रहा है, किस प्रकार से केंद्रीकरण किया जा रहा है धन का। तो देख लीजिए एलन मस्क को नासुर बन गया एक प्रकार से भाई। ऊपर से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, उदारवादी अर्थव्यवस्था में वो कभी कभी अडानी साहब भी घोषणा करते हैं दोस्तों कि मैं जो भी बना हूं अपनी क्षमता से बना हूं। अरे तुम ये बात तो भूल ही गए कि तुमको बनाने में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। अडानी जी, तुम ये बात भूल गए कि इस समाज का योगदान तुम्हें बनाने में बहुत है। आई बात समझ में? तो दोस्तों हमें यहां से केंद्रीकरण की जो शुरुआत जो की गई थी 1773 में, वो शुरुआत पूरी होती कहां नजर आ रही है? 1833 में। तो यहां से क्या किया भैया? यहां से शक्तियों के केंद्रीकरण किया गया। क्या किया भैया? शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया भैया। क्या किया गया भैया? शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया। क्या क्या भैया? यहां से शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया। कैसे? अब देखिए, सुनिए। देखो दोस्तों, आप जानते हैं कि भैया एक गवर्नर जनरल था भैया, एक उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी या उसकी एक कार्यकारी परिषद थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों ये बताइए कि इसकी कार्यकारी परिषद जो थी, इसमें कितने मेंबर थे अब तक? कितने मेंबर थे? तो कितने मेंबर थे भैया? 3 मेंबर थे अब तक इसमें। कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। लेकिन दोस्तों गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 1833 के चार्टर एक्ट से एक सदस्य को और जोड़ा गया। ये कहलाया कौन? ये कहलाया भैया विधि सदस्य। क्या कहलाया भैया? ये कहलाया विधि सदस्य। आई बात समझ? और सुनिए, ये जो गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारी परिषद थी, ये बंगाल का था भाई। ये बंगाल का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद थी। ये कहाँ का था भैया? ये गवर्नर जनरल और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद थी, ये कहीं ना कहीं दोस्तों बंगाल का था। कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारी परिषद थी। ठीक है, अब इसका पदनाम बदल करके क्या कर दिया गया? इसका पदनाम बदल कर दिया दोस्तों क्या? भारत का गवर्नर जनरल और प्लस उसकी कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद दोस्तों,
ठीक है, इतनी बात ध्यान में आई कि भैया केंद्रीकरण कैसे किया जा रहा है वो समझिए कि भैया ये जो गवर्नर जनरल था और उसकी कार्यकारी परिषद थी बंगाल का था। अब इस बंगाल के गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद को भारत का, पूरे भारत का गवर्नर जनरल, पूरे भारत का गवर्नर जनरल प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया गया। मतलब भैया अब पूरे भारत के लिए, क्लास में कहती हूँ, अब पूरे भारत के लिए कानून कौन बनाएगा? अब पूरे भारत के लिए कानून गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद बनाएगी। ये बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, आ जाओ। मैंने क्या बताया भैया, और सुनो कि 1773 में दोस्तों, 1773 में केवल अधीन किया गया था किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया था भैया किसको? बंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नरों को अधीन किया गया था। लेकिन दोस्तों अभी इनके पास कानून निर्माण की शक्ति थी, ये कानून बना सकते थे दोस्तों। लेकिन 1833 से ये किया गया कि भैया इस भारत के गवर्नर जनरल के अधीन तो कर दिया गया है। देखिए सुनिए, ऐसे बात आपको समझ में नहीं आने की। देखिए सुनिए, यहां क्या किया गया कि बंबई और मद्रास जो दो प्रेसिडेंसी थी, बंबई प्लस जो मद्रास दो प्रेसिडेंसी थी दोस्तों, इनके जो गवर्नर थे, इनके जो गवर्नर थे, इनके कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। मतलब पहले ये कानून बना सकते थे, पहले ये कानून बना सकते थे 1773 में। आई बात समझ में? और दोस्तों 1833 में क्या किया गया कि अब ये कानून नहीं बना सकते, मतलब पूरी तरीका से केंद्रीकरण कर दिया गया। आई बात समझ में कि भैया क्या किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारी परिषद थी उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद बना दिया गया। ठीक है भैया, और बंबई और मद्रास दो प्रेसिडेंसी थी, इनके गवर्नरों के कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। और कौन सी बात बताई मैंने दोस्तों कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में अब तक कितने मेंबर हैं? अब तक 3 मेंबर थे दोस्तों, अब तक 3 मेंबर थे। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट से भारत के गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद में एक सदस्य को और जोड़ा गया, एक चौथे सदस्य को जोड़ा गया, जो कहलाए कौन भैया? विधि सदस्य। कहलाए कौन? विधि सदस्य। तो था कौन ये था भैया लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। आई बात समझ में? लॉर्ड मैकाले। दोस्तों शक्तियों का केंद्रीकरण में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 1773 में अधीन किया गया था, लेकिन इनके पास कानून बनाने की शक्ति थी। आई बात समझ में? और दोस्तों 1784 में बंगाल के गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि आप बंबई और मद्रास के गवर्नर जो हैं इनका दिशा निर्देशन कर सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। मतलब केंद्रीकरण को और मजबूत किया गया। और 1833 में आकर के केंद्रीकरण को पूरी तरीका से कर दिया गया। मतलब भैया इनके कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी, और जो बंगाल का था उसको बना देगा पूरे भारत का गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारी परिषद। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सॉरी, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था भैया? विलियम बेंटिक। तो कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भैया? तो ये कौन था? विलियम बेंटिक। कौन था भैया? विलियम बेंटिक। ओके, यहां तो कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। ठीक है भैया, आगे बढ़े। आ जाओ भैया।
देखिए दोस्तों, गवर्नर जनरल था, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है भैया। ये कहाँ का था? ये पूरे भारत का था, ये पूरे भारत का था। इसका मतलब अब पूरे भारत के लिए कानून गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद बनाएगी, ठीक है भैया। यही तो केंद्रीकरण किया गया था ना। अब ये किया गया भैया, इस गवर्नर जनरल को और उसकी कार्यकारी परिषद को विधियों के वर्गीकरण के लिए, विधियों के वर्गीकरण के लिए क्या, विधियों के वर्गीकरण के लिए एक विधि आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। क्या भैया? गठित करने का अधिकार दिया गया, ठीक है भैया। यहां तक कोई दिक्कत ना होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो क्या किया गया? गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को विधियों के वर्गीकरण के लिए एक विधि आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के लिए, भैया ये इस प्रकार के लॉ होंगे, ये इस प्रकार के लॉ होंगे। तो विधियों के वर्गीकरण के लिए गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को एक विधि आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया दोस्तों। और दोस्तों 1834 में विधि सदस्य कौन है? तो लॉर्ड मैकाले। तो दोस्तों 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में दोस्तों एक विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया भैया। क्या किया गया? विधि आयोग का गठन किया गया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत ना होनी चाहिए यहां तक, ठीक है जी। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1834 में। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि भैया प्रथम विधि आयोग का गठन तो कब कर दिया गया? 1834 में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्रता पश्चात विधि आयोग का गठन कब किया गया? भैया क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्रता पश्चात प्रथम विधि आयोग कब गठित किया गया भैया? तो ये गठित किया गया कब? 1955 में। तो क्वेश्चन 2 बनाता है कि प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में, किसकी अध्यक्षता में? मैकाले की अध्यक्षता में। और स्वतंत्रता पश्चात प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में। अब क्वेश्चन आपसे ये भी तो पूछ सकता है दोस्तों कि जो स्वतंत्रता पश्चात प्रथम विधि आयोग बनाया गया था उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता पश्चात प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ये थे भैया MC सीतलवाड़। कौन थे भैया? MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन और भी अंदर घुसा तो ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? कि वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है दोस्तों? कौन भाई? कौन? ऋतुराज अवस्थी। कौन भैया? वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया? ऋतुराज अवस्थी। यहां तक विधि आयोग से क्वेश्चन घुमा सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है भैया। यहां तक आपको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। आगे बढ़े फिर, आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ।
और देखिए दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट से ही हम लोगों को दोस्तों ये थी दास प्रथा, जो थी दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। भैया 1833 के चार्टर एक्ट से ही क्या किया गया, दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया भैया, या बोल दे विधि विरुद्ध बोल दे, या बोल दे दोस्तों अवैध घोषित किया गया। क्या भैया, अवैध घोषित किया गया, विधि विरुद्ध घोषित किया गया या अवैध घोषित किया गया। मतलब भैया यदि आप ऐसा काम करेंगे तो ये विधि के विरुद्ध होगा, आइए समझ, ये अवैध घोषित होगा या अवैध रूप से आप ये काम कर रहे हैं। कुछ काम करते हैं आप लोग, अब भी सरकार कहती है अवैध रूप से आप काम कर रहे हैं, भाई हथियार बना रहे हैं आप, अवैध रूप से बना रहे हैं। तो आई समझ में, तो दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया या अवैध घोषित किया गया, कब, 1833 में दोस्तों। किसके द्वारा किया गया भैया, तो विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके भैया, विलियम बेंटिक के द्वारा। अब आप कहोगे भैया कि दास प्रथा क्या है सर जी, दास प्रथा क्या है, तो सुनो। आप लोग क्या है भाई, गांव देहात में जाते हैं, सभी लोग अधिकतर गांव देहात से बिलोंग करते हैं। तो देखिए सुनिए, मान के चलिएगा गांव में एक गरीब इंसान है, उसकी खेती बेती पे वो निर्भर है, अपनी खेती पे निर्भर है। और दोस्तों गांव देहात में क्या होता है, कुछ ब्याज पर रुपया देने वाले होते हैं जिसे कहते हैं ब्याजू, ठीक है। अब वो गरीब इंसान जो अपनी खेती पर निर्भर है, वो इंसान उस ब्याजू के पास जाकर के 10,000 रुपये ले लिया कि साहब महाराज हमें आप 10,000 रुपये दे दीजिए और जब हमारी फसल आएगी तो हम आपके 10,000 रुपया चुका देंगे। ये शर्त हो गई तय। और दोस्तों किसी समय दुर्घटना की वजह से या दोस्तों मौसम खराब की वजह से दोस्तों उस बेचारे की जो खेती थी वो खेती बाढ़ आ गई या दोस्तों कुछ भी हो गया, लेकिन उस खेती, वो जो खेती थी उसकी, वो खेती मारी गई। खेती जो है, खेती का नाश हो गया, खेती गई बिगड़। अब वो इंसान पैसे कहाँ से चुकाएगा भाई, वो अब इंसान जो पैसे कहाँ से चुकाएगा। अब वो फिर हाथ जोड़ने जाएगा उसके ब्याजू के, जिससे ब्याज में पैसे लेकर आया है कि महाराज मेरी खेती खराब हो गई, मेरी फसल बेकार हो गई बारिश की वजह से, कि साहब मैं आपके पास जब तक आपके रुपया नहीं चुक जाते, जब तक मैं आपके पास काम करूंगा बिना किसी पैसे के। आई बात समझ में। तो उस व्यक्ति को उसने दास बना करके रखा दोस्तों से। दास प्रथा पर अरस्तु के भी काफ़ी विचार हैं। कभी पॉलिटिकल थिंकर पढ़ाते समय मैं अब चर्चा करूंगा, लेकिन उसकी भी सीरीज आएगी एक, चिंता ना करें, सब कुछ मिलेगा, धीरज बना कर रखें। तो दोस्तों दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया या विधि विरुद्ध घोषित किया किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा, कब, 1833 में। और दोस्तों आगे चल करके 1843 में दोस्तों 1843 में इसे समाप्त भी कर दिया गया। क्या भैया, इसे समाप्त भी कर दिया गया। बच्चा इसे समाप्त ही कर दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये कि दास प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया, किसके द्वारा समाप्त किया गया। अब भैया इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल होगा उसी के द्वारा समाप्त किया जाएगा। भाई अवैध घोषित कर दिया विलियम बेंटिक ने, लेकिन समाप्त किसके द्वारा किया गया, क्वेश्चन तो ये पूछता है ना। कब समाप्त किया, 1843 में। किसके द्वारा समाप्त किया गया, तो भैया उस समय थे लॉर्ड एलन ब्रो। कौन थे भैया, उस समय थे लॉर्ड एलन ब्रो। कौन थे 1843 में, लॉर्ड एलन ब्रो। ठीक भाई, लॉर्ड एलन ब्रो। यहां तक कोई दिक्कत ना होनी चाहिए भैया। ठीक, आ जाओ दोस्तों। देखिए अब तक 1833 में आप लोग देखते आ रहे थे कि भाई
कंपनी के एक अधिकार को समाप्त तो किया गया था, कंपनी के एक अधिकार को समाप्त तो किया गया था, लेकिन दोस्तों चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार अगले 20 सालों तक बढ़ा दिया गया। मतलब अगले 20 सालों तक व्यापार कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी ही अभी करेगी दोस्तों। 1813 से और 20 साल कब होंगे भैया? 1833 में जाकर के, 1833 में जाकर के। तो यहाँ का होगा, यहाँ होगा भैया कि कंपनी के एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। पूर्णतः कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। पूर्णतः समाप्त किया गया, कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया दोस्तों। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से प्रशासनिक इकाई बन चुकी है। प्रशासनिक इकाई बन चुके हैं। इसका मतलब यह है भैया कि अब भारत में कोई भी आ सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है। यूरोप से अन्य कोई भी कंपनी आ सकती है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, व्यापार व्यवसाय कर सकता है, किसी कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि कंपनी का एक अधिकार तो समाप्त हो गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा था पीसीएस में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापार को कब समाप्त किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापार को कब समाप्त किया गया? भैया जब पूर्ण तरीका से समाप्त किया गया होगा। भैया जब पूरी तरीका से समाप्त किया गया होगा एक अधिकार, उसी समय तो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार समाप्त किया गया होगा। बात सही है भैया। कब? 1833 में। कब बच्चा? 1833 में। आई बात समझ में? तो एक बात और थी इसमें दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1813 में अन्य जो यूरोप के लोग हैं या अन्य यूरोप की कंपनियां हैं, उनको अधिकार दिया गया था कि आप आइए भारत में व्यापार व्यवसाय कीजिए, लेकिन लाइसेंस लेने के बाद। किसके? लाइसेंस लेने के बाद दोस्तों। तो 1833 में यह किया गया कि जो लाइसेंस की व्यवस्था की शुरुआत करी गई थी 1813 में, और 1833 में इस लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस लाइसेंस की व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? 1833 में। 1833 में। तो भैया लाइसेंसी व्यवस्था को समाप्त किया गया। किसे भैया? लाइसेंसी व्यवस्था को समाप्त किया गया। क्या कहें भैया? लाइसेंसी व्यवस्था को समाप्त किया गया। आई बात समझ? अब भैया कोई भी आ सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भी पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। आई बात समझ? और दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट में एक व्यवस्था और थी, एक व्यवस्था और थी। सर कौन सी? तो आ जाओ। इसमें 1833 के चार्टर एक्ट में एक प्रावधान और था, वो था कि भाई कंपनी के पदों पर एक खुली प्रतियोगिता की बात जरूर करी गई थी। कंपनी के पदों पर एक खुली प्रतियोगिता की बात करी गई थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो सीओडी जो थी, सीओडी थी, सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोस्तों, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी, जिसमें 24 सदस्य थे। इसने विरोध किया इस व्यवस्था का कि भाई खुली प्रतियोगिता अच्छी बात नहीं है, हम अपने हिसाब से नियुक्ति करेंगे, हम अपने हिसाब से नियुक्ति करेंगे। आई बात समझ में? तो भैया 1833 के चार्टर एक्ट में खुली प्रतियोगिता की बात जरूर करी गई थी, लेकिन दोस्तों लागू नहीं हो पाई थी। 1833 के चार्टर एक्ट में खुली प्रतियोगिता की बात करी गई थी दोस्तों, खुली प्रतियोगिता की बात करी गई थी दोस्तों, बात करी गई थी। आई बात समझ? बात का प्रावधान था क्या होनी चाहिए, लेकिन सीओडी ने क्या कर दिया? इसका विरोध कर दिया गया। सीओडी ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया गया। और दोस्तों इस समय तो ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाई, इस समय तो भैया ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। आई बात समझ? ठीक है भैया, यहां तक कोई दिक्कत आपको
नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों देखिए, संवैधानिक इतिहास या संवैधानिक विकास पढ़ाने का मेरा एक ही मकसद होता है कि जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, जितना फैक्चुअल डाटा है, कॉन्सेप्चुअल डाटा है, वो टोटल का टोटल आपको दे दिया जाए दोस्तों, वो टोटल का टोटल आपको दे दिया जाए, जिससे कि आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो सके। और ये जो व्हाट्सएप ज्ञान है, छोटे छोटे जो टीचर हैं वो मतलब अपने आप को महान कहते हैं, उल्टा सीधा लिखवा के चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता दोस्तों। मतलब उस चीज़ का एग्जाम से कोई रिलेवेंट ही नहीं है, वो चीज़ तमाम लिखवा के चले जाते हैं। तो दोस्तों इससे आगे चर्चा करूंगा मैं आपसे कल। इसके लिए मैं विदा चाहता हूं आपसे। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। एक बार मैं क्विक रिवीजन कराता हूं आपको कि मैंने क्या पढ़ाया आपको 1833 में। तो दोस्तों देखिए, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था और उसकी जो कार्यकारी परिषद थी उसको बना दिया गया था क्या, पूरे भारत का गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद। और दोस्तों बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनके कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया, मतलब केंद्रीकरण पूरी तरीका से किया गया दोस्तों। यहां से तो केंद्रीकरण कब किया गया? 1833 में। आई बस क्वेश्चन पूछा गया है और आपको आंसर में भी यही लगाना है। तो और दोस्तों क्या बताया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे, लेकिन यहां से चौथे सदस्य को जोड़ा गया जो कहलाया क्या, विधि सदस्य, और था कौन? लॉर्ड मैकाले। और तीसरी बात कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को एक विधि आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया और इन्होंने प्रथम विधि आयोग का गठन करा कब? 1834 में, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। और दोस्तों स्वतंत्रता पश्चात विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवाड़ 1955 में बनाया गया था। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है विधि आयोग के? तो ऋतुराज अवस्थी दोस्तों। यहां तो कोई दिक्कत? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक 1833 में। और दोस्तों दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था या विधि विरुद्ध घोषित किया किसने? विलियम बेंटिक ने। कब? 1833 में। और आगे चलकर 1843 में से समाप्त भी कर दिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा। आई बात समझे? और दोस्तों कंपनी के एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया, मतलब चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार भी अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरी तरीके से प्रशासनिक इकाई बन चुकी है। और दोस्तों लाइसेंसी व्यवस्था को भी 1833 में समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी व्यापार कर सकता है भारत में आकर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना लाइसेंस की व्यवस्था की जरूरत है, ना ही परमिशन की जरूरत है। आई बात समझे? इससे आगे मिलता हूं मैं कल। आपको कमेंट में बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। इसके लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।